everyone, I am Justina Paris and I will be discussing today's news discussion 12th June 2024. तो आइए शुरू करते हैं. The first topic that we see in the Hindu today is with regard to the law ministry saying that we are going to be trying and make uniform civil code as the government's agenda. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आइए समझते हैं. सो यूसीसी की अगर हम बात करें और सिंपली पुट लेट्स अंडरस्टैंड लॉज. लॉज दो तरीके के होते हैं, एक है आपका सिविल लॉ और दूसरा है आपका क्रिमिनल लॉ, है ना. सो अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, ये समान होते हैं, दे आर सेम इरिस्पेक्टिव आप कौन से जेंडर या आपके कौन सा कास्ट है, आपका कौन सा रिलीजन है, राइट. क्रिमिनल लॉ या जो पनिशमेंट होता है ये एक समान होता है और कोई रिलीजन पे बेस्ड नहीं होता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सिविल लॉ दिस डिफर्स, ओके, यानी कि आपका मैरिज लॉ, आपका अडॉप्शन लॉ, आपका सक्सेशन लॉ, प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए, ये अलग अलग होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, राइट. हिंदू का अलग होता है, हिंदू मैरिज एक्ट होता है, मुस्लिम्स का अलग होता है, यू हैव द मुस्लिम वुमेन एक्ट ऑफ 2019. सो वी सी रिलीजन के लिए सिविल लॉज अलग होते हैं. तो गवर्नमेंट का भी एजेंडा होगा टू हैव अ कॉमन सिविल लॉ लाइक वी हैव अ कॉमन क्रिमिनल लॉ, ठीक है. एंड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वी ऑल्सो फाइंड दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डीपीएसपीज. Now, what is DPSPs? DPSPs is Directive Principles of State Policy. So, this comes in Part 4 of your Constitution. ठीक है, Part 4 of the Constitution जो कहता है what are the various things that state should do, what the state should provide, state कैसा काम करना चाहिए. तो ये हमारा Constitution बताता है state को through some articles of the DPSP. तो ये जो Uniform Civil Code है, This is also one of the article that is given under DPSP. और कौन सा है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल है आर्टिकल 44. Okay, so Article 44 of the Constitution says that state should endeavor to have a common law, common civil code. तो क्या किसी भी स्टेट में do you have a uniform civil code? The answer is yes. The earliest that we talk about is Goa. Okay, but यहाँ पे ध्यान में रखना है कि गोवा के असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है. तो फिर गोवा में कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है? That is because यहाँ पे we had the Portuguese that were ruling. पोर्चुगीज का राज था गोवा में till 1961. लेकिन जब इंडिया ने एनेक्स किया, वी अंडरस्टैंड दैट इट कम्स अंडर इंडियन टेरिटरी. बिफोर दैट वी हैव द पोर्चुगीज. तो पोर्चुगीज सिविल कोड अप्लाई होता है, कॉमन फैमिली लॉज अप्लाई होता है गोवा में, बट इनके असेंबली ने यहाँ पे बिल या एक्ट यहाँ पे पास नहीं किया है. तो अगर कोई दूसरा स्टेट है जहां पे ये बिल को पास किया है या अडॉप्ट किया है सिविल कोड, दैट इज उत्तराखंड. ठीक है, सो उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव पास्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड. नाउ देयर इज अ काइंड ऑफ अ डिबेट कि व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. क्यों हर स्टेट में अडॉप्ट नहीं किया है? व्हाई डोंट वी हैव कॉमन सिविल लॉज? Now that is because India is a diverse country. बहुत सारे religions है, बहुत सारे caste भी है, यहाँ पे बहुत सारे diversity है, जिनके कारण to have a common civil law is going to be a very difficult process, right? बहुत सारे लोगों को ये adopt करना बहुत मुश्किल होगा, as well as गवर्नमेंट भी उनके पार्ट में भी थोड़ा लैप्स है, थोड़ा लैक्स होता है. क्यों? बिकॉज दे फियर दैट इफ दे हैव अ कॉमन लॉ विद रिगार्ड टू सिविल, उनके वोट्स चले जाएंगे, है ना. तो इसीलिए वी सी दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट also having common civil laws. And अगर हम मिनिस्ट्री की बात करते हैं, we have a Ministry of Law and Justice, right?
लॉ मिनिस्टर। तो ये लॉ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुआ है? वी नो रिसेंट इलेक्शंस में मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इट्स द सेम वन, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, ये है यूनियन लॉ मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे जो दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस में। नाउ इंडियन एक्सप्रेस में पूरा पेज दिया है ये। व्हाट इज दिस अबाउट? इट इज अबाउट रशिया एंड रशिया और इंडिया के रिलेशंस। तो अगर हम इंडिया रशिया की रिलेशंस की बात करें, फर्स्टली व्हाई आर वी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट? इट इज बिकॉज जून 12 जो है, जून 12 इज रशिया डे, ठीक है, रशियाज डे इज जून 12th. So now when we talk about Russia Day, why do we celebrate Russia Day? It is because इस दिन में 12 जून के दिन Russian government adopted the declaration of a sovereign state of Russia. It is when they decided that the constitution, okay, will be supremacy of the constitution. In short, इस दिन में ये एक modern state बना, ठीक है, इट बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट, यू कैन से ऑन दिस पर्टिकुलर डेट जून 12, है ना। तो अभी अगर हम बात करें रशिया में और इंडिया के डेवलपमेंट्स, ऑफ कोर्स वील सी how in what ways we have been cooperating and collaborating, but apart from that हम देखते हैं कि रशिया जो है इनके लिए important भी है because they are also the chair of the BRICS. Now question आ सकता है because very probable for the exam. So with regard to BRICS से related questions हम देखेंगे, उसके related हम information समझेंगे। BRICS की अगर बात करते हैं, it is formed by countries of, as the name suggests, B stands for Brazil. Okay, तो ये हम लिखते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। पहले अगर हम बात करें, इट वाज जस्ट ब्रिक, BRIC। 2001 में एक ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है जिम ओनील, ठीक है, इन्होंने ये टर्म फॉर्म किया था। ना व्हाई डिड ही सिलेक्ट दीज 4 कंट्रीज ओनली? बिकॉज ही कंसिडर दीज एज द इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है ये, तो काफी ग्रोथ हो सकता है इन 4 देशों में। एंड 2006 में G8 के साइडलाइंस में ये मिनिस्टर्स मिले एंड दे फॉर्मुलेटेड और फॉर्मलाइज्ड 2006 में द ब्रिक्स। एंड स्लोली ब्रिक फॉर्म हुआ, लेकिन एस जो पार्ट है यानी कि साउथ अफ्रीका, ये कुछ साल बाद ज्वाइन हुआ, दैट इज इन 2008। 2009 के बाद ही अगर हम कहें, 2009 एनुअली द ब्रिक्स मीट्स, okay, annually it has a meeting, so it has in various countries, okay. So अगर हम 15th BRICS summit की बात करें, 2023 में जो summit हुआ, it was in Johannesburg. Johannesburg कहाँ पे है? Johannesburg is in South Africa, ठीक है। Now this summit is very important also because यहाँ पे there were some invitations given to other countries to be a part of the BRIC. कौन ऐसे कंट्रीज है? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE। इन कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया था टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो क्या सभी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है? द आंसर इज नो। यहाँ पे अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया, अर्जेंटीना डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर कंट्रीज हैव ज्वाइन। तो अगर आपको अभी क्वेश्चन आता है कि कितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स में, तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी दीज 5 कंट्रीज प्लस दीज न्यू 5 कंट्रीज, यानी कि टोटल 10 कंट्रीज हैं आपके ब्रिक्स में, ठीक है। सो वंस अगेन लेट्स जस्ट गो थ्रू व्हाट आर द 10 कंट्रीज ऑफ द ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। तो ये कब मेंबर्स बने? ये लेटेस्ट मेंबर्स बने हैं 2024 में, Jan 1st 2024 में दे हैव बिकम न्यू मेंबर्स, राइट। एंड अगर हम करंट चेयर की बात करते हैं, ऑफ कोर्स रशिया के लिए गर्व की बात है बिकॉज दिस इज देयर चेयर ऑफ चेयरमैनशिप, ओके। सो 2024 का चेयरमैनशिप है। इंडिया की बात करें, लेटेस्ट हमारा जो समिट अगर हम बात करें 2021 में, वी वर द चेयर फॉर द ब्रिक्स,
ठीक है. So now what does the BRICS do? It cooperates and collaborates with these countries for various sectors. यहाँ पे इनका एक separate bank भी है. So let us understand about this bank. But before I proceed further, remember रशिया ने अपना मोटो रखा है of 2024, strengthening multilateralism for just global development and security. ठीक है, so it mainly focuses on development, it focuses on security, it focuses on coming together and collaborating among these nations towards a common goal. Right, now let us quickly also understand कि ब्रिक्स का बैंक क्या है. Now इस ब्रिक्स के बैंक को हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक. इसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक. और ये कब बैंक फॉर्म हुई थी? दिस वॉज 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, फोर्टलेजा कहाँ पे है? ब्राजील में है. 6th समिट जो था. लेकिन अगर फॉर्म फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनल की बात कहें तो दैट हैपेंड इन 2016. इसीलिए इस डेक्लेरेशन को भी हम कहते हैं फोर्टलेजा डेक्लेरेशन. तो अगर क्वेश्चन आता है कि फोर्टलेजा डेक्लेरेशन किस बॉडी से रिलेटेड है या किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ब्रिक्स आएगा, G20 आएगा, G7 आएगा, SCO आएगा, तो आपको याद रखना है कि ये ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए था. Now if you talk about what are the major aims of this bank wants to support the emerging countries with regard to, अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी या कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है, तो ये यहाँ पे फंडिंग देगा, यहाँ पे लोन्स देगा. ओके, सो इट मेनली लुक्स एट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन योर ब्रिक्स नेशंस एंड अदर अनडिजर्व्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज. ठीक है, टेक्नोलॉजी लाएगा. और ये कहाँ पे है? इट इज हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई. शंघाई इज इन चाइना. ठीक है, एंड अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें, हमको एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में. क्या इंडिया को इस बैंक से लोन्स या फंडिंग मिली है? बिल्कुल मिली है. 14 लोन्स मिले हैं, 14 प्रोजेक्ट्स इन्होंने फंड किया है. अगर हम मुंबई मेट्रो की बात करें, रेलवे ट्रांजिट की बात करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हमारी मदद भी की है, हमको फंड्स भी दिया है. सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू द ब्रिक्स एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक. नाउ गेटिंग बैक टू रशिया एंड इंडियाज कोऑपरेशन. सो वन सच वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस. अगर हम बात भी करें कि इंडिया किस कंट्री से इंपोर्ट लेता है, देन रशिया इज द टॉप मोस्ट पार्टनर वेयर वी इंपोर्ट arms, ammunitions and weapons with regard to our defense partner. ठीक है, रशिया है, उसके बाद है फ्रांस, and then we have USA. Right? India is one of the top most importer when we talk about defense. And अगर हम कहें, a very good example is the BrahMos missile. ठीक है, तो आइए समझते हैं BrahMos मिसाइल के बारे में. Very very important. If you talk about BrahMos, ये बनता है 2 शब्दों से. ओके, जो ब्रा है, यहां है ब्रह्मपुत्रा. ओके, which is an important river in India, and Mos is Moskva. Okay, which is an important river in Russia. तो यहां पे जो ओनरशिप है, it is about 50.5% इंडिया से, and there is 49.5% ownership of Moskva, that is Russia. ये एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है. जब हम सुपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं, यहां पे आपको समझना है कि इसका मैक नंबर क्या है. मैक नंबर, ठीक है, सो यहां पे मैक क्या दिया है? 2.8. ना ये मैक नंबर कहां से आता है? इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन का आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पीड का, ऑब्जेक्ट का स्पीड है अपॉन साउंड स्पीड. ओके, योर मैक नंबर इज ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन साउंड स्पीड. सो अगर आपका ऑब्जेक्ट स्पीड और साउंड स्पीड सेम होता है, देन योर मैक नंबर विल बी 1. दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसोनिक. इसको हम कहेंगे ट्रांसोनिक. राइट, अगर आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत कम है एज कंपेयर टू योर साउंड स्पीड, दैट मीन्स इट इज लेस देन 1. आपका मैक नंबर मे बी 0.7, 0.8 होगा. राइट, 1 से कम होगा तो उसको हम कहेंगे सबसोनिक. अगर मेरा ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है साउंड स्पीड ऑफ साउंड से, तो आपका
मैक नंबर ज्यादा होगा, एक से तो ज्यादा ही होगा, तो इसको हम कहेंगे सुपरसोनिक, है ना। बट कुछ चीजें हाइपरसोनिक भी होती है, दैट मीन्स दे आर सुपर फास्ट। तो हम कैसे इसको रिलेट करते हैं, सुपरसोनिक यानी कि 2 से 5 के बीच में अगर आपका मैक नंबर आता है तो दैट विल बी योर सुपरसोनिक। अगर आपका 5 से ज्यादा होता है then it will be called as hypersonic. So this all depends upon what is your Mach number. तो ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें, you can say it's 3 times the speed of your sound, right? So यहाँ पे इसका Mach number है 2.8, यानी इसीलिए ये सुपरसोनिक, यानी क्योंकि ये 2 से 5 के अंदर आता है, right? So you can say approximately 3. Now this is considered as the fastest cruise missile in the world. ठीक है, तो यहां पे याद रखना है ये 2 स्टेजेस होते हैं इस मिसाइल में। पहला स्टेज है आपका सॉलिड फ्यूल स्टेज और दूसरा स्टेज है आपका लिक्विड स्टेज, जो है रैमजेट टेक्नोलॉजी। यहाँ के जो टेक्नोलॉजी है 2 हो सकती है, रैमजेट या स्क्रैमजेट। हमेशा याद रखना कि अगर आपका सुपरसोनिक है तो ये रैमजेट ही होगा। ओके, रैमजेट जो देता है ये सुपरसोनिक स्पीड देता है, और अगर हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं देन यू आर मेनली यूजिंग योर स्क्रैमजेट। ठीक है, दिस इज द जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज ऑल्सो मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि लैंड के थ्रू, इट कैन बी यूज्ड ऑन एयर, इट कैन बी यूज्ड और लॉन्च फ्रॉम द वाटर। तो मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल, एंड इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट यानी कि एक बार आपने उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं एंड अगर आपका टारगेट फिक्स्ड है देन डेफिनेटली इट विल be launching or it will be striking the required target. So यहाँ पे it has that feature also, that is of fire and forget. अगर हम recent news की बात करें, why the BrahMos was also in the news, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इंडिया ने ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये दिया भी है, एक्सपोर्ट भी किया है दूसरे कंट्रीज से, दूसरे कंट्रीज को, यानी कि फिलीपींस को। Okay, it has also given BrahMos missile to Philippines. Apart from that, even it is in the news कि probably वियतनाम को भी दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी ऐसा कोई न्यूज आता है। Don't forget to add on the given information, right? So यहाँ पे हमने BrahMos missile देखा है and how it has strengthened India and Russia relations. Let's go to the next news given in the Hindu. ये न्यूज जो है बहुत रिपीटेटिव है इनफैक्ट, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी किया था, इंडियन एक्सप्रेस में दिया था कुछ दिन पहले। So I would suggest everyone to either refer the 6th June 2024 का कुछ दिन पहले का न्यूज है, क्योंकि मैंने ये एग्जैक्टली बताया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो इंडियन एक्सप्रेस में आया। अभी कहाँ पे आया है, द हिंदू में आया। सो डजंट मैटर कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, यू सी दैट द न्यूज is going to come in either of the paper and we will ensure that it is mainly discussed. ठीक है, तो ये जैसे रिवीजन ही मान लो, just I'm going to sum it up in a few words, but don't forget to refer to the 6th June if you have not done so, if you have not revised it. Okay, तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इस बार न्यूज में आया है बिकॉज बिहार जो है इट हैज इट्स लॉन्ग यू कैन से डिमांड कि उनको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है? इट इज अ स्टेटस दैट इज गिवन टू एनी स्टेट जो है इकोनॉमिकली या जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, यानी उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, पॉपुलेशन उनकी कम है, विद रिगार्ड टू ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। ऐसे फीचर्स या ऐसे क्राइटेरिया अगर आप मैच करते हैं देन यू आर एबल टू गेट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कब हुआ था? इट वॉज इन 1969 दैट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 5th फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, ये 5th फाइनेंशियल 1969 है, 5th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था, लेकिन हम देखते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको अबॉलिश किया था, राइट? इसको अबॉलिश किया था 14th फाइनेंस कमीशन, बट दैट डजंट मीन कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अभी नहीं रहा। इट इज देयर, इट इज प्रेजेंट फॉर अ फ्यू स्टेट्स, दैट इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो वहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। इस कैटेगरी अगर आपको मिलती है तो आपको एडिशनल फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, रिमेंबर दिस, राइट? तो नॉर्मली अगर हम स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हैं, यू हैव जो स्टेट का
स्टेट और सेंटर का जो पार्टनरशिप होता है या फंडिंग मैकेनिज्म होता है, यू नॉर्मली फाइंड इट 60-40, है ना, 60-40 होता है या 75-25 होता है, 70-30 होता है. बट अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम में आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के स्टेट्स के बात करते हो, देन 90%, यहाँ पे 90% सेंटर देता है, बस स्टेट गवर्नमेंट्स को 10% देने होता है. सो द फंडिंग यू कैन सी हाउ मच डिफरेंस इट इज, 90-10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट, एंड अदरवाइज अ नॉर्मल स्टेट विल गेट 60-40. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस दैट यू कैन फाइंड. लेकिन अभी सिर्फ कुछ स्टेट्स को मिले हैं, जैसे 3 हिल स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, एज वेल एज हिमाचल प्रदेश है. दे हैव गॉट दिस पर्टिकुलर स्टेटस. These are the hill states and the northeast states. So again, refer to the 6 June 2024 news if you want this much in the detail or if you have not revised it further. Let's proceed further with the next article. और ये है यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करता है एक साल को, every year it declares as a tribute, you know, we are going to focus on one particular topic, है ना, वो डेडिकेट करता है. तो इस साल कौन से, इस साल अगर हम 23 की बात करें, चलो 23 की बात करते हैं. 23 यूएन ने कौन से चीज के लिए डेडिकेट किया था? इट वाज डेडिकेटेड फॉर मिलेट्स, है ना. मिलेट्स की बात करते हैं, कोर्स ग्रेन्स, रागी, बाजरा, जवार, है ना. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम 2024 की बात करते हैं, इस साल क्वेश्चन आ सकता है, यूएन ने क्या बताया है, क्या डिक्लेयर किया है? इट इज कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ कैमलिड्स, है ना. कैमलिड्स आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स वेरी, जहां पे कैमल्स आते हैं, एल्कपास आते हैं. सो दीज आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट लुक लाइक कैमल की तरह ही लगते हैं. सो दे आर फैमिली ऑफ कैमल्स, ठीक है. तो अलग अलग एनिमल्स आते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने में, बायोडाइवर्सिटी में इनका क्या रोल है, इसमें फोकस है 2024 का ईयर. और दिस नेक्स्ट ईयर 25 का अगर ईयर कहें, सो द टारगेट और यू कैन से द डिक्लेरेशन और द डेजिग्नेशन इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे आपको तीनों साल का याद होना है, 2023, 24, 25. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो 25 है, क्वांटम साइंस क्या है, उसके बेसिक समझते हैं. एंड वी ऑल्सो सी दैट इसने किस कंट्री ने प्रपोज किया है. ये कंट्री मेक्सिको. ओके, मेक्सिको काफी न्यूज में रहता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी उनकी फीमेल हुई है. सो देयरफॉर वी हैव सीन मेक्सिको क्वाइट इन द न्यूज. सो रिमेंबर वन थिंग, मेक्सिको ने प्रपोज किया है कि क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगले साल का ईयर होगा, है ना. मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स इंडिया ने इंडिया ने प्रपोज किया था. सो वी हैड प्रपोज मिलेट्स, वैसे याद रखना मेक्सिको ने प्रपोज किया है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ लेट्स कम बैक एंड अंडरस्टैंड कि ये क्वांटम साइंस होता क्या है. क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, यहाँ पे वी आर लुकिंग एट अ फील्ड जहां पे क्वांटम प्रिंसिपल्स, राइट नाउ क्वांटम प्रिंसिपल्स या क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स और उसके एप्लीकेशन और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, दैट इज नथिंग बट योर क्वांटम साइंस. ओके, नाउ यू विल आस्क मी व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स, अगर हम कहीं मेटल की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल दैट इज योर एटम, राइट. एटम और उससे भी छोटा क्या है, सब एटम, राइट. तो ये स्टडी करता है या ये स्टडी करता है द बिहेवियर ऑफ द एटम एंड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है. ये सबसे छोटे एस्पेक्ट को समझता है, उसका बिहेवियर को समझता है, और फिर इस एप्लीकेशन, इस बिहेवियर को समझते ही वो एप्लीकेशन में ये ऐड करता है. सो दैट वी गेट इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी यूजिंग quantum mechanics. So we are getting technology using quantum mechanics. So that is what you need to understand when you talk about quantum mechanics या what is quantum science and technology.
तो इसका एप्लीकेशन कहीं ज्यादा है, जैसे कि अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हो, यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी क्विकली, है ना, स्पीड में, तो आप इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हो, इसके प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हो। या अगर आप क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, क्वांटम मटेरियल्स, जिस मटेरियल्स में आप कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो इनके एप्लीकेशंस कहीं ज्यादा है। एंड यहाँ पे हम पुश दे रहे हैं टू क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट व्हाई दिस स्पेसिफिक ईयर 2025 की अगर हम बात करते हैं, इस साल if we say 100 years back, okay, from 2025, अगर हम 100 years पहले की बात करें, right, 1925 की बात करें, इस टाइम पे वर्नर हेजनबर्ग, ठीक है, नाम क्या है, वर्नर हेजनबर्ग ने एक पेपर दिया था, एंड उस पेपर वर्स का टॉपिक था क्वांटम मैकेनिक्स पे, ठीक है। उन्होंने एक पेपर, रिसर्च पेपर दिया था, एंड ही वन द नोबेल प्राइज। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, वर्नर हेजनबर्ग, who is important for quantum mechanics, and 2025 is the year of quantum science and technology, right? Now India क्या कर रही है to promote or to give a boost to quantum mechanics? तो यहाँ पे हमारा खुद का एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन, ओके, नेशनल क्वांटम मिशन, रिसेंट है, 2023 का ही है, एंड ये किसका इनिशिएटिव है? इट्स द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑलराइट। एंड इन दिस मिशन हमने क्या दिया है कि 6,000 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग फील्ड्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग है या क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें हम थोड़ा पैसा पंप इन करेंगे मेनली रिसर्च के लिए एंड बूस्ट एंड डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, सो वी हैव सीन अबाउट द ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ यहाँ पे हम कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस व्हेन वी कम टू क्लैट। तो यहाँ पे वी विल सी कौन इलेक्ट हुआ है, कौन अपॉइंट हुआ है। व्हेन यू टॉक अबाउट रिसेंटली वी नो ओथ वाज टेकन बाय वेरियस मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे 30 मिनिस्टर्स थे। तो it is, I know, very difficult to remember all 30, but every day we will talk about these articles. So कहीं ना कहीं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट आता ही रहेगा। तो जब भी आप ये वीडियोस देखोगे ये आपको रिविजन भी होगा कि कौन से मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं, कौन सा मिनिस्टर क्या पोर्टफोलियो हैंडल करता है ना। So therefore we will ensure that we are also covering these particular topics and you need to ensure that you watch the videos regularly, right? Now let's understand कि अगर हम चीफ मिनिस्टर नए अपॉइंटमेंट्स की बात करें, यहाँ पे वी सी दैट we have Chandrababu Naidu. Mainly he has become the prime minister, the chief minister of which state? Andhra Pradesh, ठीक है, इनको यहाँ पे वापस से अपॉइंट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा कि चंद्रबाबू नायडू जो है, ओके, तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट है। इफ यू टॉक अबाउट ओडिशा में कौन है? मोहन चरण मांझी, ओके, let me quickly mark that as well. Mohan Maji या Mohan Charan Maji, he is one of the also the tribal leaders. He's an MLA. तो ये बने हैं किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर? ओडिशा, ओके। एंड देयर आर 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑल्सो, ये भी नाम याद रख सकते हैं, केवी सिंह दियो एंड प्रवति परिधा, ओके, प्रवति परिधा। सो ये 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी बने हैं, कौन से स्टेट के? ओडिशा के, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर, सम मोर अपॉइंटमेंट्स दैट वी टॉक अबाउट। दिस इज द न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वी नो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग चीफ्स होते हैं और उसके ऊपर वी ऑल्सो हैव वन मोर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दैट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, है ना। तो अगर हम आर्मी चीफ की बात करते हैं, अभी कौन है? वी हैव मनोज पांडे जी, जनरल के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। लेकिन अगर हम टेन्योर की बात करते हैं, टेन्योर क्या होता है? इनका टेन्योर होता है 3 इयर्स और 62 इयर्स, ठीक है। इधर उनका एज होना चाहिए 62 इयर्स से कम या 3 इयर्स, whichever is earlier, okay. So this is mainly your tenure for army chief.
सो नाउ वी सी द डेप्यूटी जो चीफ होंगे या वाइस चीफ जो होंगे आर्मी के, वही बनेंगे द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी, ओके, आर्मी चीफ. सो रिमेंबर उनका नाम क्या है? उपेंद्र द्विवेदी. उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी. सो इफ दे आस्क यू हु इज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट इज योर उपेंद्र द्विवेदी. और अभी का जो करंट की बात कर रहे हैं, जो रिटायर होंगे जल्द ही, दैट इज मनोज पांडे, जो अभी रिटायर हो चुके हैं. सो दैट विल बी योर एक्स आर्मी चीफ, राइट. सो यहाँ पे remember these important words. Let's understand the next aspect. यहाँ पे we have given in the Indian Express जो है with regard to environment ministry and वहाँ पे हमारे क्या developments हैं. So let's understand. यहाँ पे एक जिक्र किया है मिशन लाइफ का. Okay, मिशन लाइफ, that means India meeting climate targets, mission life, work to go on. ये एक इंटरव्यू में we have the मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये बताते हैं कि हम कैसे और भी ज़्यादा एफर्ट्स लेंगे, मेनली टू इंश्योर दैट इंडिया इज मीटिंग इट्स टारगेट्स, जो उन्होंने प्लेज किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज में ऑफ पेरिस समिट में ऑफ 2015. राइट, नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड. Firstly, first question, who is the Minister of Environment, Forest and Climate Change? The name is Bhupender Yadav ji. Bhupender Yadav is the एनवायरमेंट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पे और एक शब्द आता है मिशन लाइफ. तो मिशन लाइफ क्या है, इसके बारे में भी कुछ समझते हैं. मिशन लाइफ जो है इसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. सो एज द नेम सजेस्ट, हम कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, है ना. अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस है, वी कैन साइकिल इट आउट, वी कैन वॉक इट, या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि अपनी गाड़ियां लेके पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करें. सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर फोकसिंग ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस. हमारे जो चीजें हैं कि हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, अभी तो बैंड है सिंगल यूज प्लास्टिक, बट ट्राई टू हैव योर ओन कैरी बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, है ना. तो ये सब क्या चीजें हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं. तो वही है मिशन का नाम या लक्ष्य, मिशन लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. सो यहाँ पे इट इज मेनली किसने बताया है या लॉन्च किया है? इट इज इंडिया लेड मूवमेंट. सो जब भी इंडिया की बात होती है या इंडिया ने मूवमेंट स्टार्ट किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, तो इंडिया लेड मूवमेंट है एंड दिस इज मेनली लुकिंग एट इंडिविजुअल चॉइसेस, कम्युनिटी चॉइसेस, नॉट द गवर्नमेंट दैट इज pushing in efforts, that you and I have to push in efforts to ensure to protect and preserve the environment, right? तो ये किसने लॉन्च किया था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, ओके, नरेंद्र मोदी जी ने 29th यूएन कॉन्फ्रेंस, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, जो हुआ है ग्लासगो में 2021 में. ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो इज इन स्कॉटलैंड. ठीक है, 2021 में हमने प्लेज किया था. एंड वी लुक एट प्रो प्लैनेट पीपल. इट्स अ P3 मॉडल, प्रो प्लैनेट, यानी लुकिंग फॉर वेज to preserve and protect and promote the environment. Okay, so this is all about the mission life, जो हमारे अभी के यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि हम efforts लेंगे to achieve the goals with regard to Paris Climate Summit of 2015. Now let's understand the last news of the day, और ये है with regard to Indian Express में दिया है कि हम preparations कर रहे हैं चीतास को इंट्रोड्यूस करने में in the second home. ओके, मध्य प्रदेश में ही एक सैंक्चुरी है जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. दिस इज अनदर प्लेस वेयर द चीतास विल बी इंट्रोड्यूस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ये प्रोजेक्ट चीता क्या है. क्या इसके पहले कहीं और भी चीतास को इंट्रोड्यूस किया है? बिल्कुल किया है. समझते हैं ये क्या है. दैट इज योर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट. ये स्टार्ट हुआ था 2022 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि चीतास के पॉपुलेशन को रिस्टोर करने में. क्या चीतास इसके पहले इंडिया में थे? 2022 के पहले डिड वी हैव चीतास? द आंसर इज यस, वी हैड देम बैक इन द डे, लेकिन 1952 में ये एक्सटिंक्ट हुए. ओके, ब्रिटिशर्स जो है सब मार के चले गए. 1952 में अगर हम बात करें, द चीतास वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट.
तो हमको चीताज वापस से लाना था, तो हमने चीताज कहां से लाया? हम चीताज लेके आए साउथ अफ्रीका, नामीबिया जैसे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज से हम ये चीता को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और फर्स्ट प्लेस जहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया था वो कहां पे है? इट इज द कूनो नेशनल पार्क, दिस इज इन मध्य प्रदेश। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये कहां पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस विल बी द सेकेंड प्लेस इन मध्य प्रदेश वेयर द चीतास विल बी इंट्रोड्यूस्ड। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की बात करते हैं, कौन इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है? दैट इज द NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अलॉन्ग विद दैट मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्टेट बॉडीज विल बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड the Wildlife Institute of India along with the experts from the African country. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें, वी नो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये पैसेज आएगा and they will also ask you about National Tiger Conservation Authority or the bodies linking to it, है ना। तो इसीलिए हम NTCA का भी समझते हैं। NTCA या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जब भी स्टैट्यूटरी बॉडी आती है, इसका मतलब है ये किसी एक्ट से बना है, कोई लॉ से बना है, एक्ट से बना है। तो कौन सा एक्ट से बना है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का। When was this particular body introduced? 2006. All right, 2006 this body was introduced and it is from which act? Wildlife Protection Act. If you talk about कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस बॉडी का हेड कौन है? हु इज द चेयरमैन, हु इज द प्रेसिडेंट? करंट की बात करें, who will it be? It will be भूपेंद्र यादव, बिकॉज ही इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए, आर्टिकल्स डिस्कस किए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो ऑन द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे आपका रिविजन होगा, एंड आई विल सी यू देयर। थैंक यू।